अध्याय 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों से लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 6 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल का इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्य का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कैडिसियार और अदिमाई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक होता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी-कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचनाएं करीब 2300 साल पहले की गई। संगम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, वे साहित्य में पाए जाते हैं। नगर। क्या कहती है कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बनता जाता है। प्राचीनतम नगरों के जीवन के बारे में
हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों द्वारा सजाया जाता था जहां लोग आते थे। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तियों से भरा गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा, अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं, तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या काम कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठा मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घास के 500 गट्ठे दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा है, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर चित्र में देख रहे हो, सांची की मूर्ति कला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या ये ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। दिल्ली में मिला वलय कूप, हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है? अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप घुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। घरों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक न पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो।
बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोमेद, कालीनियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। सिक्के। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए। लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो प्रमुख रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिर को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलते हैं। प्रायः ये काले रंग के होते हैं। इनमें एक खास चमक होती है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे।
यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संग बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षित देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इनमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर-उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना पूरा काम नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। सूक्ष्म निरीक्षक अरिकामेंडू लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेंडू एक पत्तन था। यहाँ दूर-दूर से आए जहाजों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहरें लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे-छोटे कुंड मिले हैं, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं।